ये एक ऐसा ग्रह है जहाँ पानी जिंदगी से भी कीमती है। सिर्फ असली मालदार लोग ही एक गिलास ठंडी कोला की चुस्की ले सकते हैं। पानी चुराने वाले चोरों को शीशे के डिब्बों में बंद करके धूप में सुखा दिया जाता है ताकि उनके शरीर का सारा पानी निकल जाए। रेगिस्तान की जलती रेत ही उनकी आखिरी मंजिल है। लेकिन इस बियाबान में एक सफेद बालों वाला शख्स जिसका नाम नॉर्टन है, इन तमाम बेरहम हालातों की परवाह ही नहीं करता। वो एक ताले लगे डब्बे से ताजा स्ट्रॉबेरी निकालता है, सबसे लाल वाली चुनता है और मुंह में डाल लेता है। उसका रसीला मीठा स्वाद मुंह में फैलते ही ऐसा लगता है जैसे वो इस प्यासी जमीन को चुनौती दे रहा हो। आखिर ये स्ट्रॉबेरी का डब्बा इतना महंगा है कि आम आदमी पूरी जिंदगी मेहनत करके भी इसे न खरीद पाए। पानी की कमी ने इस जगह को सूखा बंजर रेगिस्तान बना दिया है। इंसान हो या कोई और जीव, सब पानी के लिए आखिरी सांस तक लड़ रहे हैं। शीशे के डिब्बों में कैद चोर हर तरफ दिखते हैं। उनकी आंखों में हताशा और मौत का डर साफ झलकता है। मगर नॉर्टन के लिए ये सब जैसे आम बात है। वो लग्जरी का मजा लेता है जैसे ये उसका हक हो। वो खतरों और साजिशों से भरे बाजार में बेफिक्र घूमता है, अंधेरे में टकटकी लगाए नजरों को इग्नोर करते हुए। वो एक मोटे ताजे दुकानदार से महंगी चीजें खरीदता है। स्नो मिलकर खुशी हुई, वो कहता है। ये दुकानदार काला बाजार का मशहूर सौदागर है जिसके पास पैसे हों तो कुछ भी मिल सकता है। नॉर्टन एक ऐसी चीज खरीदता है जो धरती से मंगवाई गई है और इतनी महंगी है कि सिर्फ बड्ढे लोग ही उसे अफोर्ड कर सकते हैं। उसकी दौलत और रुतबा उसे हर जगह एक अलग ही रौब देता है। लेकिन नॉर्टन का एक राज भी है। वो एक ऐसा वांटेड क्रिमिनल है जिसकी कीमत 2000 टन पानी के बराबर है। वो एक पॉश बार में बैठता है, एक आइस कोला ऑर्डर करता है और ठंडे ड्रिंक का मजा लेने की सोचता है। तभी उसे एहसास होता है कि अंधेरे में कुछ आंखें उस पर टिकी हैं। एक अजीब सी बेचैनी उसे जकड़ लेती है। योर स्नो द एल्बिनो, एक ठंडी आवाज गूंजती है। 3 लोग उसकी तरफ देख रहे हैं। ये हैं कुख्यात बाउंटी हंटर्स का ग्रुप आयरन ट्रायंगल। इनका आना मतलब जिंदगी और मौत की जंग। किसी ने तुम्हारी जान की भारी कीमत दी है, एक औरत ठंडे लहजे में कहती है। उसकी आवाज में धमकी साफ सुनाई देती है। नॉर्टन की हरकत तेज है। अफरा तफरी में आखिरी बाउंटी हंटर उसका दायां हाथ जख्मी कर देता है। अकेले की ताकत सीमित होती है और नॉर्टन अब गहरे खतरे में है। हंटर्स बंदूक लोड करके उसका खेल खत्म करने की फिराक में है। तभी एक औरत उसकी मदद के लिए आती है। नॉर्टन को नहीं पता कि ये अजनबी कौन है। मेरा इरादा नुकसान पहुंचाने का नहीं, जब तक तुम न चाहो, वो कहती है। हैरानी की बात यह है कि नॉर्टन का बाजू खून से लाल हो चुका है, मगर वो बड्ढे आराम से उसे बांधता है जैसे दर्द कोई मामूली बात हो। भले ही अभी हालात थोड़े ठंडे पड़े हो, नॉर्टन जानता है कि खतरा उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। वो उस औरत के साथ एक नजर का इशारा करता है और दोनों अलग अलग रास्तों पर चल पड़ते हैं। मगर भीड़ में छिपे 2 और बाउंटी हंटर्स उस पर नजर रख रहे हैं और नॉर्टन को इसकी भनक तक नहीं। वो बेफिक्र एक विशाल घाटी के किनारे बैठता है, आग जलाता है और कुछ रखे हुए खाने को भूनने लगता है। रात हो चुकी है, जानवर जागकर खाने की तलाश में निकल पड़े हैं। तभी उसे कुछ अजीब कदमों की आहट सुनाई देती है। वो औरत जिसने उसकी मदद की थी अंधेरे में उसका पीछा करती हुई वहां पहुंची है। नॉर्टन चुपचाप आग की नीली रोशनी को ताकता है जैसे सही वक्त का इंतजार कर रहा हो। वो पैन को देखते हुए चुप्पी तोड़ता है। ये रहा खाना। कोई बात नहीं, मुझे भूख नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ सफर करना चाहती हूँ, वो जवाब देती है। पता चलता है कि नॉर्टन के पास एक खास ताकत है। वो चाहे जितना भी जख्मी हो जाए, उसका शरीर गेको की तरह फिर से ठीक हो जाता है। ये ताकत उसे लगभग अमर बनाती है। यही वजह है कि तमाम ताकतवर लोग उसे पकड़कर उस पर रिसर्च करना चाहते हैं और इसके लिए मोटी रकम तक दे रहे हैं। वो औरत जिसका नाम अन्ना है, धरती की खुफिया एजेंसी की एक एजेंट है। वे लोग वही चाहते हैं जो पेरिस में हुआ था। वो चिंता और चेतावनी के लहजे में कहती है, तुम्हें मेरे साथ धरती लौटना होगा, तभी तुम इन ताकतों की हवस से बच पाओगे, वरना देर सवेर तुम लैब में चीरे जाने वाले नमूने बन जाओगे। इस बंजर जमीन से परे एक बेहतर जिंदगी है। नॉर्टन कोई साफ जवाब नहीं देता। आखिर भरोसा भी तो एक महंगी चीज है। तभी दूर क्षितिज पर लाल रोशनी चमकने लगती है। हवा इतनी सूखी हो जाती है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। पंखों वाले ड्रैगन तक अपने सिर पर पंख ढक लेते हैं ताकि पानी की कमी न हो। नॉर्टन एक कीड़े की खाल से बना टेंट खोलता है जो दोनों के लिए थोड़ी राहत बनता है। भले ही वो सादा हो, पर उसमें न्यूक्लियर कंडेंसर है जो उन्हें जलती गर्मी से बचा लेता है। गर्मी का मौसम बीतने के बाद नॉर्टन अन्ना को एक ऐसी जगह ले जाता है जिसके बारे में उसने कभी किसी को नहीं बताया। वो बंजर घाटियों से गुजरते हैं जहाँ चारों तरफ टूटी फूटी दुनिया सांस रोक देती है। काफी चलने के बाद वो एक छिपी जगह पर रुकते हैं। वहाँ एक पत्थर का दरवाजा है जिसे नॉर्टन आसानी से खोल देता है। सामने एक गुप्त ठिकाना नजर आता है। नॉर्टन ने खुद बनाया हुआ लिफ्ट उन्हें ऊपर ले जाता है। अन्ना हैरान है। वहाँ कुछ पौधे उग रहे हैं। उसकी आंखें आश्चर्य से भर जाती हैं। इस बर्बाद दुनिया में ऐसी हरी भरी जगह। सबसे हैरानी की बात, पास में एक साफ नाला बह रहा है। इस बंजर ग्रह पर पानी सबसे कीमती चीज है और यहाँ वो बेरोकटॉक बह रहा है। चट्टान पर बना चौड़ा बालकनी बाहर की बर्बादी से बिल्कुल उलट है। अगर मैं कपड़े पीछे रख दूं तो नहाने की जगह भी है। यहाँ पानी खूब है, नॉर्टन बेफिक्र अंदाज में कहता है। ये उसका ठिकाना है, दुनिया से छिपा उसका आखिरी किला। वो सूरज ढलने की रोशनी में बैठता है, धरती से मंगवाया लग्जरी डब्बा खोलता है। लाल स्ट्रॉबेरी सूरज की
रोशनी में और चमकती है। वो एक स्ट्रॉबेरी मुंह में डालता है और उसका स्वाद लेता है। तभी अन्ना नहाकर वापस आती है। ये किसके कपड़े हैं? वो पूछती है। मेरी पत्नी के, नॉर्टन जवाब देता है। वो 123 साल पहले मर गई। पता चलता है कि नॉर्टन 100 साल से ज्यादा अकेले जी रहा है। वो ताकतवर है, मगर उसने सदी की तन्हाई भी झेली है। उसने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सहा। अन्ना समझ जाती है कि उसे धरती ले जाने के लिए कोई ऐसा रास्ता ढूंढना होगा जो नॉर्टन का दिल छू ले। वो अपनी सारी समझ और अनुभव लगाकर उसे यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि धरती ही उसका आखिरी सुरक्षित ठिकाना है। नॉर्टन उस पर यकीन करेगा या नहीं, अन्ना को नहीं पता, मगर उसे मालूम है कि ये रात बहुत अहम है। तभी आधी रात को 2:30 बजे अलार्म की आवाज अन्ना को जगा देती है। वो फट से उठती है और मॉनिटर चेक करती है। 5 बाउंटी हंटर्स चुपके से घाटी को घेर चुके हैं। वो तेजी से हरकत में हैं, पूरी तरह हथियार बंद, और उनकी हवा में कातिलाना ठंडक है। अन्ना समझ जाती है कि अब जंग होने वाली है, मगर हंटर्स को नहीं पता कि नॉर्टन पहले से ही अंधेरे में छिपा उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। हवा की एक हल्की सरसराहट के साथ पहला हंटर ढेर हो जाता है। बाकी 4 को जब जवाब नहीं मिलता, वो सतर्क हो जाते हैं। वो जंग की पोजीशन ले लेते हैं, उंगलियां ट्रिगर पर, आंखों में तनाव। नॉर्टन अंधेरे से निकलकर एक पर हमला करता है। वो तेज है, मगर हंटर भी कम नहीं। वो बच निकलता है और जवाबी हमला करता है। दोनों की मार काट हवा में गूंजती है। हंटर तेज है, मगर नॉर्टन की ताकत और स्टेमिना उससे कहीं ज्यादा। वो उसे पकड़ने ही वाला होता है कि तीसरा हंटर आधमकता है। वैसे तो ऐसे हालात में गोली नहीं चलानी चाहिए, खासकर जब उस हंटर की मंगेतर वहां हो, मगर वो शख्स पैसों के लिए पागल है। उसे अपनी मंगेतर की जान की भी परवाह नहीं। उसकी गोलियां नॉर्टन को नहीं, बल्कि गलती से उसकी मंगेतर को लगती है। नॉर्टन दूसरी तरफ भाग निकलता है। वो अंधेरे से एक लिजर्ड जैसे हंटर पर गोली चलाता है, मगर निशाना चूक जाता है। उल्टा वो हंटर नॉर्टन को बुरी तरह जख्मी कर देता है। दर्द से नॉर्टन हिल नहीं पाता। हंटर उसे पकड़कर ले जाने की सोचता है, मगर वो नॉर्टन की हीलिंग पावर को कम आंकता है। नॉर्टन का शरीर अपने आप ठीक होने लगता है। जख्म तेजी से बंद हो रहे हैं। ये गलती हंटर की जान ले लेती है। भले ही नॉर्टन का जख्म अभी पूरी तरह ठीक न हुआ हो, मगर आखिरी हंटर उस तक पहुंच जाता है। अन्ना सही वक्त पर पहुंचकर उसकी जान बचाती है, लेकिन पीछे से एक और खतरा आता है। इन हंटर्स का बॉस, जो चुपके से सब देख रहा था, अब सामने आता है। तू सैकड़ों साल से जिंदा है, फिर भी इस गंदे पिछड़े ग्रह पर जी रहा है, लेकिन अब यही मरेगा, वो कहता है। नॉर्टन मुश्किल से सिर उठाता है और देखता है कि अन्ना का हाथ खून मांस का नहीं, बल्कि नक्काशीदार मेटल का है। वो कोई आम इंसान नहीं। ये देखकर नॉर्टन और बर्दाश्त नहीं कर पाता और बेहोश हो जाता है। जब वो होश में आता है, वो एक छिपे हुए गुफा में होता है। अन्ना बताती है कि सालों पहले उसका एक बड़ा हादसा हुआ था, जिसके बाद उसे मशीनों से जोड़ा गया। अब उसका दिमाग छोड़कर बाकी